उत्तराखंडी परवासी भय बंदो जी रया जागी रया लागी बडुली देवभूमि की रे बासी दीदी भूलियो जी रया जागी रया लागी बडुली जी रया जागी रया लागी बडुली। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और एक बार फिर से मौजूद हुई हूं एक खास प्रोग्राम लेकर। और आज के हमारे प्रोग्राम में जो गेस्ट है, हमारे जो मेहमान हैं, वो बेहद ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि जिस फील्ड से वो जुड़े हुए हैं, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, वो कुछ ज्यादा ही खास है। हमारे जीवन में गीत संगीत का एक अहम रोल होता है, एक अहम हिस्सा होता है। और गीत संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति जब हमारे सामने आते हैं, जब हमारे पास आते हैं, तो उनके बारे में जानना तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक बार पहले स्वागत करते हैं हम लोक गायिका पूनम सतीश जी का। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं। बेहतरीन। सीधा शुरुआत करते हैं। आप लोक गायिका हैं। लोक गायिका के एक उपाधि जो होती है, बहुत बड़ी उपाधि मैं कह सकती हूँ, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब आप गीत संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि संगीत ऐसा है जो हर किसी के मन को टटोलता है, हर किसी के मन पे सीधा जाकर लगता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप इस क्षेत्र में आई, पहले तो कैसे आई और क्या सोचा था कि किस तरह से इस क्षेत्र में घुसना है या आगे बढ़ना है या क्या कुछ करना है? हाँ बिल्कुल, ये एक क्वेश्चन जो है, मतलब मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मुझे कोई गायक बनना है। मतलब सिंगिंग मेरा शौक था। वो धीरे धीरे इंटरेस्ट, हाँ ये था कि स्कूल टाइम से मैं कल्चर एक्टिविटी में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी। और जब यहाँ मैं आई देहरादून में, मैं ऋषिकेश में मेरी पढ़ाई हुई थी 12th तक। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से किया था। तो यहाँ मैंने एक ऐड पढ़ा था, गढ़वाली सिंगर चाहिए, कुछ फिल्म की रिकॉर्डिंग थी शायद। तो मैं एक ऐसे ऑडिशन के लिए ऐसी चली गई थी। ताऊ जी का बेटा मेरा इधर रहता था, भाई बड़े भाई के साथ में गई थी। तो ऐसे थोड़ा ऑडिशन दिया, तो उन्होंने पूछा म्यूजिक में आपने क्या किया है। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसे म्यूजिक में। उसमें मैं सीखती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट थे। मेरे पास बायो थी, साइंस थी। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि इसे सीखा जाए, पर फिर भी मैंने उस समय ये नहीं सोचा था कि मैं इसको प्रोफेशन बनाऊं। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। फिर मैं यहाँ कुछ लोगों से मिली जो यहाँ पर मंच पे बहुत एक्टिविटी करते थे, कल्चर एक्टिविटी। एक धात संस्था थी, और एक हमारे बहुत पुराने लोग गायक हैं, जीत सिंह नेगी जी। काफी गीत लिखे हैं, गाया भी करते थे रेडियो से, बहुत अच्छे सिंगर थे। तो वो मुझे मिले एक बार, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। फिर मेरे मौसा जी भी कुछ ऐसे लोगों के टच में थे जो मंच पे परफॉर्म करते थे, उनका अपना मंच था यहाँ पर। तो फिर मैं उन लोगों के बीच उनसे मिली, तो फिर धीरे धीरे ये शुरू किया मैंने। मैम, जैसे आपने कहा कि जब आप ऑडिशन देने के लिए गए और आपसे पूछा गया है कि आपने क्या किया है म्यूजिक में, अगर हम आज के टाइम पे देखते हैं, आज के टाइम पे बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया बन चुका है कि आप अगर उसमें वीडियोस डालते हैं तो बहुत जल्दी जो है आप लोगों तक पहुंचते हैं। और जब एक कैसेट का जमाना था, जब लोगों के बीच में पहुंचना बहुत मुश्किल था, पहुंचने के साथ साथ अपनी जगह बना पाना बहुत मुश्किल था। तो क्या कुछ रहा उस पे? एक तरफ से मैं कह सकती हूँ कि स्ट्रगल जो उस टाइम का रहा, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको ये फील्ड में जमे रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल, उस समय बहुत संघर्ष था। हमारे टाइम पे सोशल मीडिया भी नहीं थी, और कैसेट वगैरह में भी ज्यादातर यही होता था कि सारे स्टूडियोज दिल्ली में हुआ करते थे। और जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती थी, जो पुराने हमारे जितने गायक थे तो दिल्ली जाते थे। यहाँ यहाँ इतना स्कोप नहीं था। एक आध स्टूडियो थे, वहाँ कोई छोटी मोटी कभी रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग चले जाते थे। तो उस टाइम पे फिल्में भी इतनी नहीं बनती थी। बिल्कुल हर किसी को मौका मिले ना, इतनी एल्बम्स के लिए हर किसी को मिलता भी नहीं था। दो चार ही कुछ गायक थे जो जिनके एल्बम्स निकलते थे, उन्हीं को सुनते थे हम लोग भी। तो उस समय संघर्ष था, पर हम लोगों ने जो शुरुआती जो हमारा वो था क्षेत्र, वो था हम लोग मंचों के जरिए, जैसे संस्कृति विभाग हो गया, तो इसके माध्यम से हम लोग अपने प्रोग्राम्स वगैरह किया करते थे। मंच पे हमने बहुत परफॉर्मेंस की।
तो पर उस समय इतना मुश्किल भी बहुत था। मेरे साथ के कई लोग हैं जिन्होंने छोड़ भी दिया, बिल्कुल अब हार है ही मान नहीं जाते हैं। मार्केट में है वो। हम 20 साल से कर रहे हैं, बस ये कि धीरे धीरे लगे रहे, अपना शौक भी था ये करना। जी। और मैंने जैसे बताया कि ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था कि मुझे बहुत नाम कमाना है या बहुत सारे मेरे फॉलोवर्स हो, ऐसा नहीं। बस मुझे अच्छा लगता था ये अपने संस्कृति के लिए। जब मैं धीरे धीरे जुड़ी, जब मैं खुद इस चीज को सीखने लगी, जब मुझे पता लगा कि ऐसा भी होता है, ये भी होता है, तो मुझे खुद ही अच्छा लगने लगा। बस मैं निरंतर थोड़ा बहुत काम करती रही। हाँ। अ, मैम आपने कहा कि आप 20 साल से लगातार इसमें काम कर रही हैं। एक बहुत बड़ी बात आती है और कई लोग गायक हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि संस्कृति विभाग कलाकारों के लिए मतलब अब तो काफी कुछ चीजें आ गई हैं, कई नीतियां उन्होंने भी की हैं, कई तरह से मतलब काम कर रहे हैं लोग कलाकारों के लिए। लेकिन पहले काफी कुछ सुनने में ये भी आया था कि कलाकारों को उस तरह का सपोर्ट जो है संस्कृति विभाग से नहीं मिलता था, मेहनताना जो हम कह सकते हैं। और कई कई लोग कलाकार ऐसे भी जिन्होंने सीधा सीधा उनपे आरोप भी लगाया है, उंगलियां भी उठाई हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, संस्कृति विभाग की थोड़ी लापरवाही तो है कलाकारों के प्रति, कि वहाँ पे जो मेहनताना है पहले तो बहुत ही कम हुआ करता था। तो उस समय हम इस फील्ड में आए थे तो कुछ ऐसे उद्देश्य से नहीं आए थे हमें पैसा कमाना है, वो तो हमारे अंदर मैंने बताया कि शौक था जी। कि हमें काम करना है बस। अभी भी है वहाँ पर थोड़ा ये कि बहुत लेट पेमेंट होता है। अगर आपने आज कार्यक्रम कर दिया तो 1 साल भी लग जाता है पेमेंट निकलते-निकलते। तो वहाँ पे अगर संस्कृति विभाग अगर चल रहा है तो मुझे लगता है वो कलाकारों की वजह से ही चल रहा है, जो बिल्कुल। समय पे अपनी पूरी टीम को पेमेंट दे देते हैं। वो मतलब वहाँ पे तो क्या होता है, हम अपनी टीम लेके गए, कहीं भी गए, अगर सपोज विभाग से फोन आ गया कि आपको उत्तरकाशी जाना है, आपका कार्यक्रम लगा है, हम यहाँ से टीम लेके गए, हमें आने जाना रास्ते का सब अपना कन्वेंस, आर्टिस्टों की पेमेंट वगैरह वो तुरंत देनी होती है, चाहे सही हमें वो बात है। पेमेंट एक कभी भी साल बाद मिले, मिले। हाँ। हाँ, तो ये तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो आर्टिस्ट का पेमेंट है कम से कम 1 महीने के अंदर तो मिले उसे। बिल्कुल। सरकार की बात आई है तो एक सवाल तो ज़रूर बनता है ना कि बीच में एक चीज़ आई थी कि सरकार ने जो है उत्तराखंडी जो हमारा कल्चर है, हमारी लैंग्वेज है, हमारे गीत संगीत है, हमारी मूवी है, किसी भी फील्ड को लेकर जो भी हमारी चीज़ें हैं, गढ़वाली या कुमाऊनी या जो पहाड़ी संस्कृति को लेकर है, इसके सपोर्ट में सरकार ने कई नीतियाँ लागू की हैं। इसके बाद जो है काफ़ी ये भी देखने को मिला कि जहाँ उत्तराखंड में कुछ फ़िल्में कई-कई सालों बाद बनती थी, अब लगातार साल भर के भीतर ही कई फ़िल्में आना शुरू हुई हैं। तो क्या लगता है कि किस तरह से जो है काम हो रहा है या फिर क्या सब चीज़ें चल रहा है? ये वैसे ये पूर्व जो हमारे सीएम थे त्रिवेंद्र रावत जी की देन है। वो थोड़ा संस्कृति प्रेमी हैं जी। और ऐसे ज़रूर होना चाहिए किसी भी मंत्री, नेता या सीएम को। अगर वो अपनी संस्कृति से वाक़ई में प्रेम करते हैं, वो उन्होंने कलाकारों के लिए ये अच्छा किया कि सब्सिडी जो फ़िल्मों के लिए अब मिलती है, जिसकी वज़ह से काम तो सभी को मिल रहा है। फ़िल्में बन रही हैं तो अच्छी बात है। पर थोड़ा मैं चाहूँगी कि थोड़ा अलग कोई सब्जेक्ट लेके आए और अच्छा इसमें काम हो टेक्निकली, जी। जो हमारा थोड़ा इंडस्ट्री थोड़ी ग्रो करे। और इसके माध्यम से ये है कि कई लोगों को चांस अब मिल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अभी हम देख ही रहे हैं कि लगातार जो पिक्चरें बन रही हैं और अभी भी बल्कि कई सारे जो हॉल हैं वहाँ पे पिक्चरें लगी हुई हैं लगी हुई गढ़वाली। है। तो कहीं न कहीं ये बड़े लेवल पे काम हो रहा है कि बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। तक पहुँच रही है हमारी भाषा। अच्छा मैम आपने जो है उत्तराखंड के साथ-साथ इंडिया में भी कई जगह पे काम किया है, कई जगह पे आपने मंच पे आप गई हैं जी, और जी। सिर्फ़ भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी आपने काम किया है। तो कैसा सारा ये आपका अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा कि मतलब मुझे ये खुशी होती है कि हमारे जो उत्तराखंड से बाहर जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं हमारे, वो अपने संस्कृति के लिए बहुत कुछ करते हैं। मतलब सारा श्रेय उनको जाता है। अपने जेब से वो इतना पैसा खर्च करते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, आना-जाना सारा आर्टिस्टों का, जी। ये लोग इतना खर्चा करते हैं। तो मतलब कलाकार अगर काम कर रहा है तो ये उनकी वजह से भी कर रहा है कि जो समिति के ऐसे आयोजक लोग होते हैं। जी। तो ऐसा आप इंडिया में भी आप कहीं भी चले जाएँगे, जैसे मुंबई से अभी मैं आई हूँ कौथिग, तो वहाँ 16 साल से ये कौथिग हो रहा है और अभी नेक्स्ट मंथ शायद बैंगलोर भी जाना है अभी। तो यहाँ के लोग अगर बाहर रह के भी अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एक इसको मैं वो मानूँगी कि ये अच्छी शुरुआत है और ऐसे हमेशा होती रहनी चाहिए, नहीं तो धीरे-धीरे तो ये सब चीज़ें विलुप्त हो जाएँगी। बिल्कुल, बिल्कुल मैम।
और जिस हिसाब से सोशल मीडिया ने लगातार जो है अपनी एक पकड़ ज़्यादा बना ली है, तो कहीं न कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि जो पहले के जो लोक गायक हैं, लोक कलाकार हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा करके जो है मंच, ये कह सकते हैं कि मंच उस तरह से नहीं मिल पाता है, जिस तरह से जो है सोशल मीडिया वाले जो लोग आगे आए हैं या फिर जो उसमें इन्फ्लुएंसर जिनको हम कह सकते हैं, जो बन चुके हैं, तो उनको जिस हिसाब से मंच मिलता है, उस हिसाब से जो है हमारे लोक कलाकारों को कम मिल रहा है या फिर उतना नहीं मिल पाता है। तो ये भी कहीं न कहीं फ़र्क तो ज़रूर देखा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस चीज़ का मुझे भी बड़ा अफ़सोस होता है। कुछ ऐसे-ऐसे गायक हैं कि जिनकी रचनाएँ आज की युवा पीढ़ी भी गा रही है और उन्हें ये नहीं पता कि ये रचना किसकी है। किसकी है, बिल्कुल। उनको उतना श्रेय नहीं मिलता, ना पब्लिक उन्हें जानती है। जो मैशअप का एक बीच हाँ, में ट्रेंड भी आया ट्रेंड था। आया था, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तो हाँ। उसकी वज़ह से वो जो पुराने लोग हाँ, कलाकार हैं वो ऑलरेडी गाने गाए जा चुके हैं। हाँ। एक नेगी जी ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि पीसे हुँ, आटे को कितनी बार पीसा जाए, बिल्कुल। लेकिन लगातार फिर भी वही चीज़ें आ रही हैं। हुँ, तो एक चीज़ ये पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है मैम कि कहीं न कहीं जो ये नए कलाकार हैं, युवा कलाकार जो हैं ये नई पीढ़ी के, तो उनका कहीं न कहीं ये सवाल भी था। उन्होंने खुद ये क्वेश्चन उठाया था, जो हमारे पुराने कलाकार हैं, लोक कलाकार जो असल में लोक कलाकार हैं, उन हुँ, पे ये क्वेश्चन ज़रूर उठाया था कि भले ही हम पीसा आटा पीस रहे हैं, लेकिन हमारे जो ये अब गाने जो हम मैशअप बना रहे हैं या फिर रीमेक करके बना रहे हैं, हुँ। इसके बदौलत आपको फिर से सुना जा रहा है। ये कहीं न कहीं क्वेश्चन उठा था, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? मतलब ये क्वेश्चन नए गायकों का था? नए गायकों का था। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनकी वज़ह से ऐसा नहीं है कि नए गायकों की वज़ह से पुराने गायकों को सुना जा रहा है, ये तो गलत है। वो तुमने उनको सुना होगा तभी तो गा रहे हो। सही बात है। ये तो गलत क्वेश्चन उन्होंने किया, मैं मानती हूँ। हाँ। जी। मैम उत्तराखंड में जो हमारे बाकी कलाकार हैं, हुँ, तो उनके लेकर जो हमारे मतलब पुराने कलाकार हैं, चाहे वो नेगी जी हो गए या और भी काफ़ी लोग कलाकार हैं, हमारे भरद्वाज जी हैं हुँ, और चंद्र सिंह राही जी हैं, हुँ, हमारे प्रहलाद मेहरा जी, काफ़ी सारे कलाकार हैं। हुँ। तो किसी एक कलाकार का कोई ऐसा गीत जिसकी छाप आपकी दिलो-दिमाग में ऐसी बैठ गई हो कि नहीं, ये गाना तो कभी मेरे दिल से जा ही नहीं सकता? ऐसे तो बहुत से गायक हैं पुराने जितने भी हैं, उनकी हर को मतलब किसी न किसी की कोई ना कोई ऐसी रचना है। पर इसको मैं थोड़ा मानती हूँ कि नेगी जी के ऐसे कई कई गीत हैं, मतलब उनको ऐसे नहीं कि सिर्फ़ एक ही गीत ऐसा हो कि हमारे दिलो-दिमाग पे छा गया। उनके कई हैं, पलायन पर है या जब टिहरी बना बना डूब रहा डूब था रहा था। डैम, तो जो उनकी वो रचना थी वो भी बहुत अच्छी थी। उनके मतलब सारे गीत कुछ ना कुछ टॉपिक पे ही होते हैं, वो सारे गीत उनके दिलो-दिमाग पे छाप छोड़ते ही हैं। इसलिए वो आज भी काम कर रहे हैं इस एज में आके भी। जी। हाँ। मैम आपने पलायन का एक यहाँ पे बहुत ही बड़ा मुद्दा छेड़ा है हुँ, हुँ। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से देखती हैं पलायन को? देखिए उत्तराखंड को बने इतने साल हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि जो सपना हमारे उत्तराखंड के क्रांतिकारियों ने देखा था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए यहाँ पर, उस हिसाब से अभी यहाँ काम नहीं हुआ है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड जितना खूबसूरत है, इतनी सुंदर धरती को छोड़ के जाना किसी को अच्छा लगता होगा अपने घर, क्योंकि हम भी जिस घर में रहते हैं, चाहे वो हमें कितनी परेशानी हो रही है, हम जल्दी से उस घर को छोड़ने को तैयार नहीं होते क्योंकि एक अटैचमेंट रहता है। बिल्कुल। फिर जहाँ पे उनकी इतनी पीढ़ियाँ रही हों, अब वो मजबूरी में बिल्कुल ऐसे अनजान शहर में चले जाते हैं जहाँ वो कुछ जानते ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी मुद्दा जिसे कह सकते हैं या समस्या है हमारे उत्तराखंड की कि यहाँ पर शिक्षा अभी तक नहीं मिल रही। जैसे यहाँ के लोग अब देखो गढ़वाल के लोग अगर कहीं बाहर बड़े महानगरों में चले जाते हैं, उन्हें लगता है हम पता नहीं कहाँ आ गए। फिर लगता है बिल्कुल। कि हम लोग कितने पीछे हैं। ना यहाँ एजुकेशन है, आपको हेल्थ के लेके कितने इश्यू हैं कि आज भी महिलाएं क्या है पहाड़ों में सड़कों में बच्चों को जन्म दे देती हैं, है ना? रोजगार नहीं है। उत्तराखंड के जितने भी युवा हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, बाहर जा रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती तो शायद वो उस होटल के मालिक होते या कोई बड़े बिजनेसमैन होते या कोई भी किसी कहीं इंजीनियर या डॉक्टर होते। तो ये बहुत खलता है, एजुकेशन बहुत जरूरी है जी, उत्तराखंड बिल्कुल, में। बिल्कुल मैम और हम्म, इस वजह से अगर एजुकेशन सही हो तो हमको पता भी रहेगा ना कि हमको किस रास्ते जाना है, बिल्कुल। हमको क्या करना है। हम्म, तो ये सब चीज़ें हैं और मैम मैं अब आपकी थोड़ा हम्म, ये सारी इतर इन सब चीज़ों को छोड़ के आपके व्यक्तिगत जीवन में आना चाहूँगी जी। कि कहाँ कहाँ से आप मूल रूप से आप कहाँ से हैं? क्या आपका सारा सब कुछ परिवेश रहा? और किस तरह से आपकी जो वैवाहिक जीवन है, शादी के बाद आपका कैसा सपोर्ट रहा ससुराल वालों की तरफ से, पति की तरफ से और कहाँ आपका ससुराल है? मेरा जो मूल है वैसे हम लोग वैसे ऋषिकेश में ही रहे हैं बचपन से, वहीं पैदाइशी।
और गांव जो मेरा पड़ता है यमकेश्वर ब्लॉक किमसार पड़ता है जी। और उसके मतलब शिक्षा 12th तक मेरी ऋषिकेश में ही हुई थी। दादाजी मेरे फ्रीडम फाइटर थे, तो हम लोग वो शायद 12-13 साल के जब उनकी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया होगा तो वो ऋषिकेश में ही आके बस गए थे। तो उनके मुंह से हम काफी कहानियां सुना करते थे कि हमने ऐसा किया, हम ऐसे जो जो परेशानी उस समय रही होगी गुलाम भारत की, छोटे ही थे उस समय वो। तो ये सब सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए। फिर उसके बाद फिर मैं देहरादून आ गई थी। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा ग्रेजुएशन करना किया मैंने, और म्यूजिक से भी जैसे मैंने बताया था कि इंटरव्यू देखा था कि अब तो मैंने मुझे लगा कि कुछ थोड़ा बहुत संगीत भी सीखा जाए, तो धीरे धीरे करते करते म्यूजिक से एमए भी कर लिया था मैंने। फिर मैं ग्रेजुएशन कर ही रही थी तो मेरे हस्बैंड ने शायद कहीं किसी कार्यक्रम में मुझे देखा था, तो इनका रिश्ता मेरे लिए आ गया था। फिर जो इनके फ्रेंड थे वो हमारे साथ गाते थे, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा म्यूजिक लवर है तो तुम्हें आगे मतलब बहुत सपोर्ट करेंगे। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो शादी तो करनी है तो ऐसी फैमिली में किया जाए कि, तो हस्बैंड का तो ससुराल में काफी सपोर्ट मिला है। हस्बैंड ने काफी सपोर्ट किया है। अच्छा, आपका मेन जो ससुराल है, मूल जो ससुराल है, वो कहाँ से है आप? वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा, मतलब पौड़ी से सीधा चमोली। चमोली, चमोली में माँ नंदा को बेटी की तरह रखा जाता है ना? और माँ नंदा के ऊपर आपने काफी भजन भी गाए हैं, तो एक भजन हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल। अभी मैं लेटेस्ट जो मैंने निकाला था जी, नंदा भगवती, वो आपको सुनाती। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे पहले भी बधान की नंदा लोगों ने बहुत पसंद किया था, मुझे उसी नंदा के गीत से ही थोड़ी पहचान मिली है। अगर लोग थोड़ा बहुत जानते हैं तो शायद वही गीत की शुरुआत मेरी हुई थी करियर के तौर पे। वैसे तो बहुत काम करती रही, तो मैं कभी लेटेस्ट मैंने निकाला था, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जी बिल्कुल। जातरा तेरी ऊंचा कैलाशों की, पैठण बैठी गे पैठण लगी गे। जातरा तेरी ऊंचा कैलाशों की, पैठण बैठी गे पैठण लगी गे। खाडू चौसिंग्या छतोली रिंगाल की, खाडू चौसिंग्या छतोली रिंगाल की, डोल दगड़ माँ चलन लगी गे, डोल दगड़ माँ चलन लगी गे। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। और जहाँ पे माँ नंदा की बात आती है, इतनी सुंदर आवाज में जब माँ नंदा का भजन सुन लिया था ना, तो समा तो अपने आप बन जाता है मैम। बहुत सुंदर। और मैम, आपने जैसे बताया कि हमने जब आपके बारे में जब पढ़ना शुरू किया, कहते हैं ना कि कई कुछ भी चीज जब करते हैं तो रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और हमने देखा जब माँ नंदा के प्रति आपका जो प्यार है वो तो बहुत सुंदर है ही। तो एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि चमोली आपका ससुराल है, आप इतने माँ नंदा से इतना जुड़ी हुई हैं, तो उत्तराखंड में देवी देवताओं को इतना ज्यादा पूजा जाता है, लेकिन आजकल मंच में जब देवी देवताओं की डोली को जिस तरह से लेकर आया जाता है, और कई तरीके पे तो बहुत जो सभ्य तरीके से लेके जाया जाता है, लेकिन कई स्टेज में हम देखते हैं कि कई तरह की घटनाएं हो जाती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वैसे मैं ना कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहती हूँ कि अगर आपके कार्यक्रम हो रहे हैं तो आप ये डोली वोली लेके जाएं। ये मुझे लगता है कि हमारे जो देवी देवता हैं उनका एक निवास, मतलब उनका जो देवभूमि जब कहते हैं, मतलब नंदा देवी जहाँ से आई हैं, तो ऐसे नहीं कि बहुत से लोग अब डोली के कार्यक्रम करते हैं कहीं भी लेके चले जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता, मुझे ये सही नहीं लगता वैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप गा सकते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं, पर ये नहीं कि आप उसका प्रदर्शन करें कि कहीं भी भीड़ में डोली लेके चले जाएं। वो सब मुझे थोड़ा करता है। कई जगह पे हम देखते हैं कि जब रिप्रेजेंट करने की बात आती है, और आजकल तो ये बहुत ज्यादा हो गया कि सबसे बड़ा जो फायदा हम कह सकते हैं सोशल मीडिया का, कि हर जगह की वीडियोस जो है सामने आती हैं। तो अधिकतर स्कूलों में ये चीज हम देख सकते हैं कि पहले 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी कुछ ऐसे प्रोग्राम होते थे स्कूल में, तो उस टाइम पे जो है स्वतंत्रता से जुड़े हुए, देशभक्ति से जुड़े हुए डांस परफॉर्मेंस होती थी, गीत गाए जाते थे। आज के टाइम पे जो है इस तरह के गाने गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। वो अच्छी बात है कि आप लोग गीत गा रहे हो, लेकिन उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका जागर को जो मान लिया है,
और उत्तराखंड में जब ये स्कूलों में जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो बच्चे वहां पे इस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं जैसे उन पे देवता आ रहा हो। तो क्या किस तरह देखती हैं आप इन चीजों को? हाँ, मैं भी कई बार देखती हूँ ऐसे वीडियोस। मुझे लगता है कि जब मैं खुद छोटी थी, तो हमारे कभी घर में या आस पड़ोस में कभी कहते थे ना, वो जागर लगाते थे हाँ। मन, तो बहुत जल्दी तो वो इतने मतलब जो जागरी आते थे गाँव से, उनको पूरी रात हो जाती थी, वो देवता ही नहीं निकाल पाते थे। मैं को मतलब लोग वेट करते थे कि कब इन पे देवता आए, वो पता नहीं कैसे-कैसे वो जागर उनको वो हाँ, करने का अवतरित करने के लिए गाया करते थे। कई बार अब तो कहीं इतने और से बुलाते आसानी थे। से अब हाँ। इतने आसानी से किसी को भी आ रहे हैं बच्चे को, तो ये तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनके मन के भाव होंगे, वो इनसे जुड़ जाते होंगे, वो उस गीत या जागर या भजन हम्म। में इतना खो जाते हैं कि उनको लगता है कि देवता अवतरित हो गए। पर मैं नहीं मानती कि इतने आसानी से कहीं भी कोई देवता अवतरित हो जाते होंगे। अगर हर जगह ऐसे ही कहीं पे भी थोड़ा-सा कोई भजन गा के देवता अवतरित हो, वो तो सब कुछ ठीक कर सकते थे ना उत्तराखंड में। बिल्कुल सही देवी-देवता बात है। हैं, देवी-देवता को मैं मानती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि कल का कोई बच्चा है या कोई भी आदमी कहीं पे कुछ गा रहा है तो एकदम से देवता अवतरित हो गए। तो इतना वो हो सकता है कि थोड़ा उनके मन के भाव मैं मानती हूँ कि भाव हो सकते हैं कि वो हम्म। भावुक हो जाते हैं। फिर उन्हें ये सब चीज़ें फ़ील होने लगती है। मानसिक रूप से मैं कहूँगी कि उनका थोड़ा जुड़ाव हो जाता होगा, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसे इतने आसानी से देवी-देवता अवतरित हो जाते हैं। मुझे तो लगता है देवी-देवताओं की शक्तियों को आप लोग उसको धारण करने के लिए आप भी तो वैसे पात्र होने चाहिए ना। सही बात है, इतने स्ट्रांग क्योंकि आप भी तो वो होने लोग चाहिए। जिन पे पहले देवी-देवता आते हैं ना, वो बहुत परहेज करते थे। हम्म। हमने काफ़ी लोगों को देखा है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि मैं किसी पे आते नहीं। वो बहुत परहेज करते हैं, बाहर खाएँगे नहीं, सुबह-शाम उनका नहाना-धोना, संध्या हम्म। पूजा, वो उस टाइप से रहना रहना भी पड़ता है उनको। ये नहीं कि आप उसी समय चाउमीन खा के आ रहे हैं, बाहर से कुछ खा के आ रहे हैं और आप पे देवता आ गया। हम्म। वो लोग तो परहेज से भी बहुत रहते हैं। सही बात है। जी, और लगातार ये तो मतलब आम बात बना दी गई है कि आम बात हुई। कहीं पे भी कुछ भी हो रहा बिल्कुल। है, कुछ भी चल रहा है किसी तरीके से। हुँ, और दूसरी चीज की एक पहनावे को लेकर अगर मैं बात करूं और हुँ, अभी उसी बात पे आती हूँ कि हुँ, कई मैंने आपके गीत देखे हैं हुँ, जिसमें, और कई बार जब हम आपको मंच पे परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो आप प्रॉपर ड्रेसअप में रहती हैं, उत्तराखंडी का जो ड्रेसअप रहता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आज उत्तराखंड का युवा है वो मॉडर्न तो हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जब लोक गीतों की बात आती है तो वो वही वाला पहनावा देखना चाहता है कि हाँ ठीक है, अंगड़ी पहनी हुई है या बाकी जो हुँ, पूरा ड्रेसअप होता है। लेकिन कई गीत ऐसे भी आते हैं जहाँ पे गढ़वाली से गाना है, बाकी सब कुछ बदला हुआ है। हुँ। तो किस तरह से देखती हैं आप इन सब चीजों को? बिल्कुल कुछ मैंने अभी कुछ टाइम अभी देखा भी है कि कुछ सिंगर फीमेल भी मतलब मंच पे परफॉर्म कर रही हैं, गा वो गढ़वाली रही हैं और लिख रही हैं अपने को लोक गायिका, बट वो जीन्स पहन के गाना गा रही हैं मंचों पे। तो वो तो हमें भी खराब लगता है। हम्म। आप आप नॉर्मल सा साड़ी पहनिए, धोती पहनिए जो गढ़वाल की जो है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। अगर आप या तो फिर आप लोक गायिका मत लिखिए अपने आप को। खैर लोक हम्म। गायिका तो वैसे ऐसा होता है कि आप जो ठेठ पुरानी चीज़ें भी गाते हैं। हम भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ठेठ पुरानी चीज़ें गाते हों, पर थोड़ी मंच की एक शालीनता होती है। मतलब या तो फिर यहाँ पे आप बिल्कुल वेस्टर्न कीजिए, जी। या तो वेस्टर्न कीजिए। अगर आप गढ़वाली नाम दे रहे हैं आप कौथिग का, पर वहाँ पे कुछ लोग जीन्स पहन के गाना गा रहे हैं। नहीं तो हम्म। नाम भी वैसा नहीं होना चाहिए ना प्रोग्राम का। बिल्कुल। तो इसके इसके प्रति मुझे लगता नहीं कि कभी मतलब किसी ने ऐसे खुल के बात की हो या कुछ भी किया हो, क्योंकि हर किसी का ना एक ये बन जाता है कि एक तो मैं सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि मैं खुद गढ़वाली गाने सुनती हूँ। हुँ, और जब हमें गढ़वाली गाने सुनने होते हैं ना तो हम आजकल के गाने हम सुन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हुँ, इतना तेज उनका साउंड होता है, म्यूजिक इतना तेज होता है कि हम सुन नहीं पाते। और दूसरी चीज जो आती है कि हम खुद मैं खुद को खुद मैं उस श्रेणी में गिनती हूँ जो कि नई जनरेशन के शुरू होने की कगार पे और खत्म जनरेशन के खत्म होने वाली कगार पे, बीच वाले जनरेशन के जो हम लोग हैं। तो हम लोग जब गाने सुनते हैं तो आजकल के गानों के हमें मतलब ही नहीं समझ में आते हैं। खुद हमारे घर पे जब वो गाने बज रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आते। एक गाना रिलीज हुआ, वो फेमस हो गया, उसी का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 फिर नाम अलग अलग बदल के वही गाना बज रहा है। और पहले के गाने बहुत ही मीनिंगफुल होते थे, उनके मतलब होते थे, हर चीज होते थे। तो ये सब चीजों का आप किस तरह से देखते हैं कि आज के टाइम पे म्यूजिक किस तरह से चेंज हो गया है? क्या वाकई में ये सही है या गलत है? अब जो है अब लोग सिर्फ ये देखते हैं कि जो गाना में लोग
डांस कर रहे हैं वही गाना ही चाहिए। क्योंकि हम भी कई बार मंच पे आते तो उनको यही लगता है कि बस अगर आपने कुछ सुनाने वाली चीज सुना दी या कुछ भी, मतलब उनको लगता है कि अभी हमें भी लगता है कि शायद पब्लिक को अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, क्योंकि वो रिस्पॉन्स ही नहीं रिस्पॉन्ड देती नहीं है। देती है। तो अब कुछ पब्लिक का टेस्ट भी ऐसा हो गया है, हम्म, अब इसमें फिर गायक को वही करना पड़ता है कि अगर, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत है, अब दुनिया भर के बहुत से गायक हो गए, तो उन्हें लगता है कि किस तरह से मैं जल्दी से पब्लिक के बीच में आऊं, किस तरह से मैं थोड़ा हिट हो जाऊं या मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएं। तो उनको वैसी टेस्ट दे रही है, अब पब्लिक भी वही चीजें पसंद कर रही है, हालांकि उनकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। आप आजकल जो गाना चल रहा होगा ना, अगले साल वो नहीं सुनाई देगा आपको, अगले बिल्कुल साल बिल्कुल चेंज कोई और ही होगा, फिर वो उसकी भी उम्र जो होगी 1 साल से ज्यादा नहीं होगी। बिल्कुल सही यही बात सब है। चल रहा है आजकल। जी। वैसे तो मैम आपने कई सारे गीत गाए हैं, पलायन के ऊपर, मानंदा के ऊपर, और भी भजन आपने गाए गाए हैं, कृष्ण के ऊपर भी आपने भजन गाए हैं, काफी सारे गीत हैं। तो आपका कोई ऐसा पसंदीदा गीत जो एक ऐसा होता है कि ना ये मेरा सबसे पसंदीदा है भजनों को छोड़कर, तो ऐसा कोई गीत आपका? ऐसे एक झुमका भी है, वो भी लोगों ने काफी पसंद किया था। और एक गीत है जो नेकी जी के साथ मैंने गाया था, लागी बाडुली, वो भी मुझे बहुत पसंद है। लागी बाडुली के पीछे की कहानी क्या है? नहीं, कहानी उसकी कुछ खास ऐसी नहीं थी, बस ये था कि न्यूजीलैंड की एक संस्था है बाडुली, उसका प्रमोशनल सॉन्ग था वो। अच्छा। तो वहाँ पे जैसे नेगी जी को जाना था, किशन महिपाल जी को जाना था, फिर वहाँ पे क्या होता है कि हर जगह जैसे होते हैं, हर क्षेत्र के लोग होते हैं वहाँ पे, गढ़वाल के भी लोग हैं, कुमाऊं के भी लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मेल हमारे गढ़वाल से आ रहे हैं तो कुमाऊं से फीमेल आएंगी, तो जाना जिन्होंने था खुशी जोशी, तो किसी कारणवश वो उस गीत को शायद गा नहीं पाई थी, शायद उनके पास समय नहीं था या क्या था। तो मैंने ये गा लिया था, पर वीडियो में उनको इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि जा वो लोग रहे थे उस समय अच्छा। न्यूजीलैंड, तो तब तो मैं लागी बाडुली की कुछ लाइनें हो जाए। हाँ बिल्कुल। उत्तराखंडी परवासी भय बंदो, जी रया जागी रया लागी बाडुली, देवभूमि की रे बासी दीदी भूलियो, जी रया जागी रया लागी बाडुली, जी रया जागी रया लागी बाडुली। बहुत सुंदर मैम। थैंक यू। मैम कभी ऐसा हुआ है कि आप मंच पे गाना गा रहे हैं, स्टेज पे गाना गा रहे हैं, और क्योंकि हम जब खुद मंच पे होते हैं, कई बार जब हम ऐसे एंकरिंग का या फिर कुछ भी ऐसा मंच संचालन का जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि कई सारी ऑडियंस में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पे आप अगर, क्योंकि आप गाना गा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आगे ऑडियंस बैठी कुछ ना कुछ तो कर रही होगी, तो उस ऑडियंस में से कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको लगा नहीं ये तो क्या ही हो गया? कई बार होता है, जैसे हम गा रहे होते हैं तो कुछ लोग ड्रिंक करके जैसे नाच रहे होते हैं ना, वैसे ऐसे एक्सप्रेशन देंगे कि तुम बिल्कुल अच्छा नहीं गा रहे हो। अभी परसों भी एक कार्यक्रम था तो वो नीचे से लगा हुआ था, मैंने कहा क्या, शायद मैं उसको, वो ऊपर आया, मैंने कहा क्या सर आप बार बार इशारे कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं मैं कह रहा है कि ये वाला गाना नहीं, मुझे ना वो सुना। मैंने कहा आप आके बोल सकते हो ना, आप नीचे से बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं जैसे गा रही हूँ, लोग सब नाच रहे हैं, आपकी तरफ नजर जा रही, तो मुझे लग रहा मुझे बंद कर देना चाहिए गाना। तो उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी बहुत ज्यादा, तो एक्सप्रेशन ऐसे दे रहे थे कि जैसे मुझसे अच्छा शायद ये गाते होंगे, मेरे को लग रहा था कि एक बार मेरे को मंच पे बुला लूं कि सर आप आ जाइए, आप गा लीजिए। तो फिर वो मंच पे आए तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, मुझे ना ये सुना, पुराना गाने की उन्होंने एक डिमांड की थी। मैंने कहा अच्छा आप ये आप आके भी कह सकते थे, आप बार बार ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं। तो मैंने कहा औरों को तो ठीक लग रहा है, आपको नहीं ठीक लग रहा है। तो कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे हर तरह की ऑडियंस आती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई डांस कर रहा है तो वो बहुत ही खतरनाक डांस कर दिया और आप मतलब गाते गाते ऐसा हो गया कि अरे, मतलब जैसे कई बार होता नहीं कि हम ही अगर बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं और कोई तीसरा बंदा हमारे साथ में कुछ कुछ सामने बैठे, भले वो अपने आप में लगा हुआ है, कुछ ऐसा करते हुए अचानक नजर पड़ जाए, फिर या तो हमारी कुछ भी चीज हम कंट्रोल ना कर पाए कि ये कर क्या रहा है और हम भूल जाए कि अब आगे क्या था। कई बार होता है ऐसे। एक बार ऐसे में परफॉर्म कर रही थी यार, मेरी ना सिस्टर छोटी वाली, वो बैठी थी सामने, और उसकी नजर पड़ी एक वो जैसे होते ही है अधिकतर ड्रिंक करके जो आते हैं डांस करने, तो वो नागिन डांस कर रहा था कुछ इस तरह से। तो मेरी सिस्टर उसको देख के बहुत हंस रही थी, वो
तो वो ना अपने आप हंस रही, फिर मुझे भी इशारे कर रही कि उसको देख, उसको देखो कैसे कर। अब मेरी नजर पड़ी और मेरे को ना इतनी हंसी आई कि मैं ना गाना गा ही नहीं पाई। उसके बाद मैंने माइक एक साइड रखा, फिर मैं नीचे आके, वो तो शुक्र करो वो लास्ट की लाइन थी, मैं म्यूजिशियंस की तरफ मुड़ गई। अब वो मुझे देख के और हंसने लग गए कि क्या हो गया। मैंने कहा, और फिर मैंने नीचे आके ना सिस्टर को डांटा, मैंने गाते समय ना ऐसे इस तरह से मुझे मत दिखाया करो कि वो उसको देखो और उसको देखो, मैं अपना गाना ही भूल जाती हूँ फिर ऐसे में। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सिस्टर का, आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने अपनी बहन के साथ का एक भूत वाला जो हुआ था अच्छा। वो आपने शेयर किया था, तो वो क्या कहानी थी? वो भूत वाली, हम जब स्टूडेंट लाइफ थी, पढ़ते थे सुबह उठ के, उसका भी बोर्ड था शायद 10th का और मेरा शायद 12th का था। तो सर्दियों का टाइम था, जैसे हम पढ़ने के लिए उठते थे, उसके बाद सुबह सुबह होती, सुबह की नींद बहुत नहीं अच्छी खुलती होती है। हाँ। तो मेरी सिस्टर का एक आइडिया था, कैसे करते हैं हम सुबह ना मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे, तब तक हमारी नींद भाग जाएगी, फिर हम बैठ के पढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो सुबह सर्दियों का टाइम है, 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो हमारा जहाँ घर है ऋषिकेश, वहाँ एक ना नदी बहती है थोड़ा आगे जाके, काफी थोड़ा खेती अच्छा, वाला हाँ एरिया हाँ है हाँ। वो। तो हम लोग वहां तक पहुंचे तो वहां ना एक आवाज आ रही थी, फिर और तेज हुई, इस तरह से। मेरे को लगा कि ये सिर्फ मैं सुन रही हूँ, तो मैंने कहा मोना तुझे सुनाई दिया? हाँ, कि तुम भी सुन रही हो कि ये क्या है, कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे से बाइक स्टार्ट नहीं हाँ करता, हाँ फिर हाँ। धीरे जोर जोर से। फिर ये पता नहीं, मैंने कहा आज तो, मैंने कहा शायद भूत भूत, क्योंकि वो पूरा वैसा एरिया था, हाँ बहुत हाँ। झाड़ियां वाड़ियां उधर थी। और फिर नदी भी नजदीक। हाँ हाँ। फिर हमने वहां से फटाफट मतलब भागे, और मैं ना उसको डांट रही थी कि तेरा आइडिया था, हमें क्या जरूरत थी यहाँ आने की, हाँ। हम घर पे ही घूम लेते छत के ऊपर। हम यहाँ आ गए सुबह सुबह। फिर हम घर पे गए तो फिर पापा से हमने बोला, मैंने कहा पापा ऐसी आवाज, पापा ने कहा तो उल्लू करता है कि। हमने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हम फिर गए, हमने कहा अब हमें अच्छा। पता लग गया वो उल्लू है, भूत तो है नहीं, छोटे ही थे हम उस समय। हाँ, और फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैं, हमारे घर के ना बिल्कुल बगल में एक प्राइमरी स्कूल है, उसकी ऐसे बाउंड्री लगी हुई है घर के सामने से। तो हम सुबह सुबह आ रहे थे, अब वो सुबह के टाइम एक चांदनी रात थी शायद। तो उस समय फिर मेरी नजर पड़ी वो बाउंड्री के अंदर, वहां कुछ घूम रहा था ऐसे तेज से, वो चमकता हुआ दिख रहा था। मैंने कहा आज तो साक्षात दिख गया, मैंने कल तो हमने सिर्फ आवाज सुनी। तो मैंने, उसने मेरे को फिर खींचा, मैंने घबराहट के, मेरे को क्या था, मेरा ना बीपी लो होने लग जाता था, मेरे पैर ही आगे नहीं बढ़ रहे थे, मैं भाग ही नहीं पा रही थी। तो मेरी सिस्टर ने मेरा हाथ खींचा और मैंने बहुत जोर से गिरी वहां पे। फिर अंदर से ना बाउंड्री से आवाज आई, तो पूछने भी लगा। मैंने कहा कौन, कि कौन है कि, मैंने कहा अरे ताऊ जी, आप मेरे ताऊ जी से हम वॉक कर रहे थे। अच्छा। सुबह सुबह उनका, डॉक्टर ने उनको कहा था वॉक के लिए, तो वो हमें घूमते हुए दिखे, और वो उनके सर पे बाल नहीं थे ना, तो वो चांदनी रात से उनका सर चमक रहा था। तो उस दिन हम, उसके बाद फिर हम कभी वॉक पे नहीं गए। तो अच्छा, ऐसे। ये तो वॉक की बात है, खैर ये बचपने की भी बात हम कह सकते हैं, लेकिन कई जगहों पे प्रोग्राम के लिए आपको ऐसे पहाड़ों में जाना पड़ता है, जैसे कि, और पहाड़ों में तो ये काफी आम बात हम कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव तो होगी ही। तो कभी पहाड़ों में ऐसा लगा नहीं कि कुछ हो गया हो या फिर कुछ ऐसा अनुभव किया हो? ये तो भगवान की कृपा ही समझूंगी। हम लोग कई बार पहाड़ों में ऐसे ऐसे भी चढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे गांव, एक बार हम गए थे, मंगलेश जंगवाल जी का प्रोग्राम था, काफी साल हो गए। किमाड़ा जोशीमठ में पड़ता है, हाँ हाँ हाँ। किमाड़ा गांव, तो मतलब कम से कम 10-12 किलोमीटर है वो अच्छा। चढ़ाई। तो हम लोग शाम को यहाँ से सुबह निकल चुके थे, 5-6 बजे तक जोशीमठ पहुंचे। और सर्दियों का टाइम तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है। फिर गांव के लोग कैसे बोलते हैं, ये बस ये है, थोड़ा सा जाना है, थोड़ा सा बोल के 5 मिनट चलोगे पहुंच जाओगे। वो मतलब पहले हम नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते हमें रात के 12 बज गए, 6-6:30 बजे से जब हम चल रहे थे। और इतनी हालत खराब हो, बिल्कुल इतने खड़े पहाड़ थे वहां के, और डर भी लग रहा था। वहां किसी को होश ही नहीं थी, मतलब इतनी चढ़ाई शायद हमने कभी चढ़ी होगी, मतलब 12 किलोमीटर लगभग था वो। और हम लोगों को गांव के लोग लेने आए हुए थे ना, और सब पता नहीं कहाँ कहाँ थे, मैं थी, मेरे साथ वो 4 लड़के थे, वो बेचारे मेरे बैग भी लेके चल रहे थे। हाँ दीदी अब कोई बात नहीं, अब थोड़ा ही है, थोड़ा ही है करके। अब मैं रात को ऐसे भी देख रही हूँ मोबाइल की टॉर्च, के पैर सीधे हैं कहीं उल्टे। रात का 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है, ये इंसान ही है ना। तो ऐसे भी मतलब बीच में कहीं कहीं पे कोई ऐसे घर दिख रहे थे, वहां बैठ के हम चाय पी रहे थे। अब सुबह ये टेंशन हो रही थी कि आना भी इसी रास्ते से, हमें उतरना भी है। तो रात को जाते तो हम सो गए थे, फिर दिन का वो कार्यक्रम हमने किया। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई कार्यक्रम उस गाँव में हुआ होगा। अच्छा। क्योंकि बहुत दिनों तक उस कार्यक्रम की चर्चा चलती रही कि हम लोग इतने ऊपर चढ़े, जितने म्यूजिशियंस थे, डांसर थे, सब लोग। अच्छा मैम, काफी कलाकारों के साथ में आपने काम किया है, और जब कलाकार के साथ में काम करते हैं तो कई
अच्छी यादें बनती हैं, कई बुरी यादें भी बनती हैं। तो कभी ऐसा हुआ है किसी कलाकार के साथ में कि एक बार काम किया और फिर ऐसा हो गया कि ना जी इसके साथ तो दोबारा कभी करना ही नहीं है? ऐसा वैसे मेरा ऐसा आर्टिस्टों के साथ कभी बहुत कम होता है। ऐसे किसी के हम्म। साथ भी मैं जब जाती हूँ तो ऐसे कभी कोई बात अभी आई नहीं कि इसके साथ दोबारा नहीं करना है, तो सबके साथ अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, मतलब कलाकारों के साथ में हाँ सही रहता हाँ। है। तो अब के टाइम पे तो हम देख रहे हैं जैसे कि कलाकारों की आपस में काफ़ी तू-तू मैं हो जाती है। कभी अगर आपने भी काफ़ी सुना होगा कि फिर वो स्टेटस लगा के, स्टोरी लगा के, कभी कोई कलाकार किसी के लिए बोल रहा है, कभी कोई कलाकार किसी के लिए बोल रहा है। लेकिन जो पहले का टाइम था, वो बहुत सही था। तो कितना फ़र्क देखती हैं इस चीज़ में कि कभी इस चीज़ का कभी शिकार हुई हैं आप कि चलो भले आपकी गलती ना हुई हो, लेकिन किसी और की वज़ह से ऐसी चीज़ों में फँस गई हूँ? ऐसा कई बार हो जाती है, सामने वाले को भी गलतफ़हमी हो जाती है, क्योंकि अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी के पास कुछ भी बोल देते हैं। कभी ऐसा हुँ। लगता है कि इन लोगों की आपस में बहुत बन रही है, ये हुँ। बहुत साथ-साथ काम कर रहे हैं, तो कोई कभी थर्ड पर्सन बोल देता है कि अरे नहीं वो तो ऐसे। फिर बाद में क्या होता है, हम लोग आपस में ही बात करके इस चीज़ को सुलझा देते हैं। हुँ। मुझे लगता है कि अगर किसी को कोई गलत लगता है उसके मुँह पे बोलना चाहिए। मतलब ये नहीं बिल्कुल। कि आप किसी की बात सुने, कान का कच्चा इंसान को नहीं होना चाहिए कि आपने किसी की बात सुनी और उस पे यकीन कर लिया, उसके बाद बातचीत करना बंद कर दिया, साथ में काम करना बंद हुँ, कर हुँ, दिया। हुँ। मतलब मुझे लगता है कि उस चीज़ को क्लियर करना चाहिए, आपस में बिल्कुल। बात करनी चाहिए कि ऐसा हुआ था। तो बस इसलिए हम क्लियर कर देते हैं तो सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल मैम। एक सवाल और है मेरा। हुँ, हम गाने सुनते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से और पहले के गानों में और आज के गानों में एक चीज़ कॉमन है कि वो किसी के नाम के ऊपर भी बहुत सारे गाने बनते हुए आए हैं। लेकिन पहले के टाइम में जो गाने किसी के नाम के ऊपर बनते थे, तो कई बार जो है वो विवाद का कारण भी बन जाते थे। जैसे कि आपने सुना भी होगा जो गजेंद्र राणा का एक गाना आया था, वो पौड़ी का बाज़ार कमला, तो उसके ऊपर भी काफ़ी विवाद हो गया था। तो किस तरह से देखती हैं इन सब चीज़ों को? और आपका खुद भी एक नीलिमा नाम के ऊपर आपका भी खुद का भी एक इतना फेमस गाना है, तो किस तरह से देखती हैं आप इन सब चीज़ों को? अब तो ख़ैर मुझे लगता है कि लोग पब्लिसिटी पाने के लिए लोग खुश ही होते होंगे कि हमारे ऊपर गाना बना है, चाहे जैसा भी बना। पहले लोग मानते थे इस चीज़ को काफ़ी बुरा, पहले थोड़ी पुरानी सोच भी लोगों की होती थी। हुँ। अब ऐसा भी नहीं है कि पुष्पा छुरी उसमें कोई कहानी हो उसकी। हाँ। ये नॉर्मल सा, ये भी हमें बाद में पता चला जब विवाद हुआ होगा। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब ऐसा जब उस गीत को सुनते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि किसी के ऊपर एक गीत बना हुँ, है, हुँ, इसमें हुँ। कुछ ऐसा नेगेटिव कुछ कहा गया हो। तो ये खाली कुछ लोगों थोड़ी सोच ही वैसी हुआ करती थी। अब तो किसी के ऊपर तुम गाना बनाओगे और उसके ऊट-पटांग भी कहोगे तो भी वो खुश होगा शायद, कि इसी बहाने लोग मैं चर्चाओं में आ जाऊँगा या आ जाऊँगी। चर्चा होनी चाहिए, अच्छी हो हाँ, चाहे बुरी हो। बुरी हो बस। बिल्कुल। तो आपका एक बहुत ही सुंदर गाना है नीलिमा जो कि काफ़ी फेमस भी हुआ है, तो उसकी 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, ये पुराना पारंपरिक लोकगीत है ये ना, जी। तो ये लोगों ने काफ़ी पसंद भी और किया था। बहुत ज़्यादा सुना जाता है ये हाँ, गाना। ये गाना। जी। हाँ, तो 2 लाइन सुनाऊँगी मैं आपको। बिल्कुल मैम। लेपकी झालकेलमा लेपकी झालकेला लेपकी झालकेलमा लेपकी झालकेला ओ नीलिमा नीलिमा लेपकी झालकेला ले तू भी आई जानू रे मेरा गो को मेला ले तू भी आई जानू रे मेरा गो को मेला ओ बीरुमा मेरा गो को मेला ओ बीरुमा मेरा गोको मेला ले तू भी आई जानू रे मेरा गोको मेला। जैसे कि मैम आप जौनसारी भी गाती हैं और एक कलाकार को मुझे लगता है कि हर तरह के कल्चर से जुड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब एक लोक गायक की बात आती है तो क्या गढ़वाली, क्या जौनसारी, क्या कुमाऊनी, हर तरह के गाने गाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हर जगह के कल्चर को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जौनसारी कल्चर को, जौनसारियों को आप किस तरह से देखती हैं? वैसे जौनसार के लोगों में खासियत है कि वो कितने भी आईएएस पीसीएस ऑफिसर होंगे, कहीं भी अच्छी अच्छी पोस्ट होंगे, वो अपना कल्चर आज भी जीते हैं। हुँ। मतलब ये खाली नहीं कि ये मंच तक ही सीमित नहीं है, वो आज भी अपने उनके जो विवाह समारोह होते हैं वो आज भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं। चाहे जी। वो कैसी भी, मतलब कोई अवसर भी होगा, ये मैं देखती हूँ आज भी वहाँ वो पुरानी चीजें वैसी ही चल रही हैं जैसे पहले चला करती थी। बिल्कुल। तो वो और वहाँ पे अतिथि देवो भव का बहुत वो है, मतलब वो बहुत मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। जब हम भी कभी उस गाँव में जाते हैं कार्यक्रम के लिए, तो वो लोग बहुत इतना अच्छे से आतिथ्य करेंगे आपका कि आपको लगेगा कि आप कुछ दिन यहीं रहे हैं। बहुत अच्छी खातिरदारी करते हैं वो लोग।
मैम जौनसारियों के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई, तो एक जौनसारी गीत जो आपका पसंदीदा हो, उसकी कुछ लाइनें हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। एक मैंने भी गाया था बट मुझे अभी उसके थोड़े शब्द ही याद नहीं है। एक मैं वहाँ का जो लोकगीत है पारंपरिक वो आपको सुनाती हूँ। जी। जमीना को पाणी अगलाड़ा की माछी सूरिया भरे चहा अगलाड़ा की माछी डांडे की बागुरो डांडे की बागुरो डांडे की बागुरो ए बेलागे नाची सूरिया भरे चहा बेलागे नाची। एक कच्ची उम्र में आपने अपना करियर शुरू किया, एक कम उम्र में जो है आप इस फील्ड में घुसी, और ये एक ऐसा फील्ड है कि यहाँ पे जो है अपनी पहचान बना पाना और टिके रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैम जब आपने शुरुआत की तो आपको डिमोटिवेट करने वाले या टाँग खींचने वाले लोग भी काफ़ी सारे आए होंगे। तो किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी चीज़ को, और क्या-क्या आपने झेला? किस तरह का आपका स्ट्रगल रहा इस चीज़ को लेकर? बहुत ऐसी स्थितियां बिल्कुल देखी है मैंने। मुझे लगता है कि मैंने अगर थोड़ा बहुत अगर इसमें फील्ड में थोड़ा नाम किया है तो वो मुझे लगता है वो मेरी अपनी खुद की मेहनत है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत किसी ने मुझे सपोर्ट किया है। कुछ साथ के ही लोग थे जो वही है ना, गढ़वाल में थोड़ा टांग खींचने वाली बात होती है, तो ऐसा जी। बहुत सा होता था। तो मुझे थोड़ा वो भी लगता था, बुरा भी लगता था कि यार मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करती पर ये सामने वाला बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। पर मुझे ऐसा लगता था कि चलो अगर आप अकेले किसी काम को कर रहे हो और वो काम अगर अच्छा है तो उसमें भगवान भी आपका साथ देखता है। तो ना मेरा कोई ऐसे मैनेजर है हम ना कोई मैनेजर बना के चलते हैं। बस अकेले ही काम करती हूँ। और दूसरा मुझे थोड़ा लगता है कि अगर हस्बैंड साथ में है तो फिर ज्यादा किसी की बिल्कुल, जरूरत बिल्कुल। नहीं होती। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी की गलती की वजह से आपके हाथ से कोई गाना निकल गया हो, या फिर किसी भी परिस्थिति की वजह से आपके हाथ से कुछ प्रोजेक्ट या कुछ गाने निकल गए हो, और आपको बाद में ऐसा रिग्रेट हुआ हो कि अगर ये गाना आपने किया होता, ये आपको मिला होता तो ये और ज्यादा बेहतर हुआ होता, तो कुछ ऐसा हुआ है कभी? ऐसा कई बार होता है क्योंकि वो मतलब किसी की वजह से नहीं हुआ होगा, हुँ। उसकी मैं किसी को नहीं जिम्मेदारी दूँगी। कई बार ऐसा होता है कि कई फ़िल्मों के गाने आ जाते हैं या कुछ, पर उस समय कभी ना कभी ये होता है कि हम लोग कार्यक्रम की वजह से बाहर होते हैं। हुँ। उनको भी चाहिए होता है कि नहीं हमें तो आजकल में ही करना है, पर हमने कहा अगर ये डेट हमने कहीं दी है प्रोग्राम के लिए तो सॉरी। तो इस वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट चले जाते हैं। फिर बाद में लगता है कि यार अगर इस समय प्रोग्राम ना होता तो ये गाना मेरा होता, इसको मैं गा रही होती। बिल्कुल, इस बिल्कुल। वजह से। मैम अब मैं आपसे कुछ सवाल जो हैं वो गढ़वाली में करना चाहूँगी। हम उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड में हम काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के कल्चर के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गढ़वाली में बात करना। तो कुछ सवाल मैं आपसे गढ़वाली में करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैम हम उत्तराखंड में काम करना छा, त एक कलाकार होने का वास्ता एक कलाकार की बहुत सारी ज़िम्मेदारी होंदी है, और जब एक कलाकार एक मंच पर होंदो, एक गीत गांदो या संस्कृति बचाने की बात कर दो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जांद कि वो गढ़वाली में बात करो। लेकिन बहुत सारा कलाकार इन बिछन जो गढ़वाली में गाना त गांदा, अपना नौका करने लोग गायक त लगांदा, लेकिन जब बात की बाहर करने की बात जो आंदी या मंच की जो बात आंदी, वख पर वो गढ़वाली बचांदा नहीं। तो ये बारे में क्या बोलना चाहिए आप? देखिए, जब भी हम कार्यक्रम जब भी करदा छन मंच में तो हमारी कोशिश ये रहती कि हम गढ़वाली में ही लोगों ते संबोधित करा। हुँ। किले कि अगर हम लोग नहीं बोलना तो फिर अगने की पीढ़ी भी नहीं बोलनी फिर हमारी हुँ, हुँ। भाषा ते। और ये को जो थोड़ा बहुत श्रेय छ हमारा पेरेंट्स ते भी जानो कि अगर वो लोग हम दगड़ी हिंदी में बचांदा था तो हम लोग भी हिंदी का ही आदी हो जाता फिर। बिल्कुल। तो हम लोगों से मतलब सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना बच्चों दगड़ी जरूर गढ़वाली भाषा में बात करा, ताकि अगने ये भाषा विलुप्त ना हो जाए। उत्तराखंड में आज का टाइम पर जो छ एक मुद्दा बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा जो छ वो उठणो छ वो छ भू कानून को। अपना जंगल जमी लगते बचाने को एक जो मुद्दा छ यो लगातार उठणो छ, और ये ते हमारा गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी भी ये ते अपनो पूरो सपोर्ट देना छन। लेकिन कुछ कलाकार इन भी छन जोन जो छ ये भू कानून में काफ़ी कुछ इन तरीका की बात करी जो शायद एक कलाकार ते नहीं करनी चाहिए। जो न या बात भी करी कि जखा जब जनता जो छे कलाकारों बटी सपोर्ट मांगदी या कलाकारों ते बोलदी कि भाई तुम आवा और यो भू कानून की जो एक आवाज छे वो तुम भी उठावा, तो कहीं न कहीं कलाकार कुछ कलाकारों
ये बात भी बोली कि भाई तुम हमते के लिए जो बार बार टैग करना या हमते के लिए बार बार बोलना, तो ये के बारे में आपको क्या विचार है कि एक कलाकार की जिम्मेदारी क्या रह जाती जो जनता से जुड़े मुद्दा छन या जो जनता खातिर मुद्दा छन वह तो उठाना खाते एक कलाकार की क्या जिम्मेदारी होगी? बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी छे। अगर हम लोग नहीं बोलला तो फिर कौन को बोलला फिर कि लेकि हमारी संस्कृति गीत तभी बचा रहला जब तक हमारी जमीन हम पर सुरक्षित रही। अगर यक भैर का लोग ज्यादा हो जाला तो मुझे नहीं लगदो कि अकमा कोई भी गढ़वाली कार्यक्रम अग्ने होला अग्ने बिल्कुल। या फिर बिहारी गीत ही होला पंजाबी राजस्थानी यही होला फिर तब गढ़वाली गीत हम लोग फिर काम करला फिर हमारी जिम्मेदारी छे ना। बिल्कुल। एक कलाकार होने का वास्ता आप आने वाली पीढ़ी ते या जो हमारा नया कलाकार छन हूँ ते क्या संदेश देना चाहते? आने वाली जितना भी गायक कलाकार जो छन तो वो कोई भी गीत निकालो, मतलब ये चलो कोई बात नहीं कि डीजे गीत आप निकालना चाहें, पर वे में अपनी बोली भाषा जो यन छे कि अपनी संस्कृति की बात भी जरूर हो कि यन हमारो गढ़वाल में ये होन छे, तो पुरानी पारंपरिक चीज जरूर आप लोग गाओ। आज का ये पूरा प्रोग्राम में हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा कर रही, उत्तराखंड की संस्कृति ते लीते, उत्तराखंड की वेशभूषा या उत्तराखंड को जो अपनो एक आचरण छे वे का ऊपर हमने बात करी। और जानते जानते मैडम में एक जो दर्शकों की जो एक डिमांड छे वो जरूर मैं आपसे जो चे करना चाहूँ, तो हमारा दर्शकों ते जानते जानते एक गढ़वाली गीत जो आपको पसंदीदा हो वो जरूर हमारा दर्शकों के वास्ते एक गुनगुना दिया। एक गीत में पलायन पर सुनो लो आपने जी। वैसे आजकल लोग यन गीत पसंद नहीं करता पर मेते बहुत अच्छे लगदो के लेके जनमिन बताए कि पलायन बहुत बड़ी समस्या छी। और सभी से अनुरोध भी कर लो कि आप लोग जरूर जब भी आप लोगों की छुट्टी हो तो आप लोग बच्चों से लेके अपने गांव जरूर जाए, एक साल में एक बार जरूर। तो वे पर ही आधारित एक गीत सुनो आपसे। जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी, या जन्म भूमि हमारी प्राणों से प्यारी, है सिदा खिलदा लोग छाजक अब सुनी ते बारी, जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी। एक अंतरा सुनो लो आपते जी। दान सयाणा बैठा या खोली यो छाजा ती बारी, टपराणी बीरली रेगी रोना दी श्यामारी, और ख्याली अख घाम तपणी, और ख्याली अख घाम तपणी, रोणे कूड़े पठाली, जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आज का कार्यक्रम में आना वास्ता और उत्तराखंड की संस्कृति ते उत्तराखंड की बोली भाषा ते बचाण का वास्ता जो आप करना छन वो एक शुभकामना का आप हकदार छन और पूरा दर्शकों का तरफ बटी और अपना तरफ बटी मैं आपसे शुभकामना दी दूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं आज का ये कार्यक्रम में आना वास्ता। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दर्शकों ये थी हमारे साथ पूनम सती जी जिनके बारे में आज हमने काफी कुछ चीजें सीखी, काफी कुछ चीजें जानी और करीब से जाना कि उत्तराखंड संस्कृति बचाने के लिए किन किन तरीकों की मुसीबतों या किन किन तरह की जो एक कोशिशें होती है वो की जाती हैं। आगे के कार्यक्रमों में भी हम आपको ऐसे ही और हस्तियों से मिलाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम्स ग्रुप। धन्यवाद।